उड़ सके। बीचों बीच कैसे? नहीं, ये बीचों बीच में तो कैसे है? बस बोलो, शुरू करो। महत्वपूर्ण शब्दावली। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक वैचारिक द्विध्रुवीय संघर्ष, जिसमें पूंजीवादी अमेरिकी गुट तथा साम्यवादी सोवियत गुट का संदर्भ मौजूद प्रत्यक्ष युद्धों पर छद्म युद्धों को बढ़ावा। उदारीकरण। शीत युद्धोत्तर विश्व में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु व्यापारिक नियमों एवं प्रक्रियाओं में स्थिरता यथा आयात निर्यात नीतियों को उदार बनाना या आयातित सामग्री पर प्रशुल्क और गैर शुल्क प्रशुल्क बाधाओं को दूर करना। निजीकरण। शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में विविध संगठनों उपकरणों में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र की बढ़ोतरी और राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था की तुलना में बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता में बढ़ोतरी दिखाई देती है। नोट। राजनीतिक परिणाम बराबर लोकतंत्र, उदारवाद, नैतिक परिणाम व्यक्तिवाद, आर्थिक परिणाम पूंजीवाद, नकारात्मक फांसीवाद। फांसीवाद का मतलब है पूंजीपतियों की सुरक्षा करता है। वैश्वीकरण, भूमंडलीयकरण या सार्वभौमिकतावाद 1990 के दशक से प्रचलित नई विश्व व्यवस्था, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों, पूंजी और संस्कृतियों का बिना किसी बाधा औपचारिकता के मुक्त प्रवाह। आधार स्तंभ उदारीकरण व निजीकरण। आदर्शवाद विश्व राजनीति का वह नियम जो शांति और सहयोग को प्राथमिक मान्यता मानता है। उदाहरण निर्गुट आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार करना। यथार्थवाद विश्व राजनीति का वह नियम जो संघर्ष और युद्धों को सहयोग पर वरीयता देता है। उदाहरण राष्ट्रों के द्वारा परमाणु परीक्षण करना। कूटनीति विदेश नीति के संदर्भ में राष्ट्र हितों का संरक्षण और संवर्धन करने में अपनाई जाने वाली कुशलता, संवाद या संचार, जिससे सैनिक संघर्षों को विराम दिया जा सके। नोट। कूटनीति के ट्रैक 9 ट्रैक हैं। ट्रैक नंबर फर्स्ट सरकार के स्तर पर एग्जाम्पल 2+2 वार्ता। ट्रैक नंबर सेकंड गैर सरकारी स्तर पर एग्जाम्पल कलाकार या खिलाड़ी। ट्रैक नंबर 1.5 सरकार प्लस एनजीओ एग्जाम्पल पर्यावरण सम्मेलन। अब है शक्ति संतुलन। 2 राष्ट्रों या राष्ट्र समूह के मध्य शक्तियों का ऐसा वितरण जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व की स्थिति में ना हो। उदाहरण शीत युद्ध में ऐसा शक्ति संतुलन नाटो तथा वर्सा पैक्ट के मध्य देखा गया। ब्रेटन वुड व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्धोपरांत 1945 में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा ऋणग्रस्त राष्ट्रों के भुगतान असंतुलन की समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत व्यवस्था। उदाहरण आईएमएफ, विश्व बैंक तथा गेट व्यापार और प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता। ब्रेटन वुड व्यवस्था 1995 में वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में राष्ट्रों के व्यापारिक संबंधों के संचालन तथा व्यापारिक संघर्ष समाधान की व्यवस्था तंत्र प्रणाली। उदाहरण WTO। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO 1974 में यूएनओ के मंच से विकासशील राष्ट्रों के व्यापारिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करने की व्यवस्था, जिसमें विकासशील देशों को तकनीक हस्तांतरण तथा कच्चे माल और खनिज संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण। अवसंरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम SAP
1970 के दशक से ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ऋण के लिए निश्चित शर्तों का निर्धारण, जैसे कर ढांचे में सुधार, राजकोषीय अनुशासन को लागू करना, घरेलू नीतियों में सुशासन को प्रोत्साहन देना। इतिहास का अंत। शीत युद्धोत्तर विश्व के लिए प्रस्तुत की गई शब्दावली फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा, जिसमें उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र की विजय को विश्व का भविष्य बताया गया। भारत में दक्षिणपंथी आतंकवाद, कट्टरपंथी आतंकवाद, विश्व में इस्लामिक आतंकवाद। सभ्यताओं का संघर्ष। 1996 में शीत युद्धोत्तर विश्व में वैचारिक संघर्ष के स्थान पर पश्चिमी ईसाई सभ्यता और इस्लामी सभ्यता का संघर्ष सैमुअल पी हैटिंगटन का विचार। उदाहरण, वैश्विक आतंकवाद का प्रसार। डीकुपलिंग सिद्धांत। यह नियम बताता है कि वैश्वीकरण के बावजूद 2008 के यूरोपीय आर्थिक संकट से ईसाई राष्ट्र, विशेषकर भारत और चीन, अप्रभावित रहे हैं। इस संकट ने वैश्वीकरण के समापन की बहस को प्रस्तुत किया है और यह माना गया है कि वैश्वीकरण की नीतियां आर्थिक समृद्धि की एकमात्र गारंटी नहीं है। निर्जातीय समूह। एक समान इतिहास, एक समान संस्कृति और एक समान भौगोलिक विशेषता। शीत युद्धोत्तर विश्व 1991 से वर्तमान तक। निर्धारक तत्व। सोवियत संघ का विघटन 1991। शीत युद्ध के प्रभाव समापन के। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ, वैश्वीकरण का प्रारंभ, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का बढ़ता हुआ प्रभाव, विश्व का बहुध्रुवीयता की ओर रूपांतरण। शीत युद्ध काल, सहयोग व संघर्ष और शीत युद्धोत्तर काल, जटिल अंतर्निर्भरता। क्वेश्चन, शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख अवयवों की पहचान कीजिए। शीत युद्धोत्तर विश्व शीत युद्धकालीन विश्व से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए इसके आयामों, पक्षों, प्रकारों को समझाइए। हाल के वर्षों में कुछ घटनाक्रमों ने वैश्वीकरण के समापन पर बहस को प्रस्तुत किया है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आंसर, शीत युद्धकालीन और शीत युद्धोत्तरकालीन। 1945 और 1991 तक शीत युद्धकालीन माना गया और वैचारिक द्विध्रुवीयता, और 1991 के पश्चात वर्तमान तक शीत युद्धोत्तरकालीन माना गया। अब शीत युद्धकालीन में वैचारिक द्विध्रुवीयता और शीत युद्धोत्तरकालीन में एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर। शीत युद्धकालीन में सैनिक संगठनों का महत्व यथा नाटो और वर्षा, और शीत युद्धोत्तरकालीन में क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को महत्व, जैसे BRICS, G20, और शीत युद्धकालीन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसकी उपयोगिता पर बहस, और शीत युद्धोत्तरकालीन में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तथा लोकतांत्रिकरण की मांग। महत्वपूर्ण, पश्चिम एशिया प्लस अफ्रीकी देश मिस्र। निर्गुट आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म तथा संचालन। दूसरा, निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह। इसमें शक्ति संघर्ष के परंपरागत क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण एशिया। दूसरे में शक्ति संघर्ष के नए क्षेत्र जैसे महासागर, दक्षिण चीन सागर। शीत युद्ध में सैनिक प्रतिस्पर्धा एवं राजनीतिक प्रयासों को महत्व। उदाहरण 1973 का यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। दूसरी तरफ शीत युद्धोत्तर विश्व में आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को महत्व, यथा पार राष्ट्रीय निगम TNC डायस्पोरा को महत्व। शीत युद्धोत्तर विश्व के प्रमुख संकेतक, प्रमुख घटनाक्रम। नंबर 1, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से प्रारंभ जिसका नेतृत्व अमेरिका के पास रहा है। नंबर 2, यूरोपीय आर्थिक तथा राजनीतिक एकीकरण जिसे यूरोपीय संघ की स्थापना से महत्व मिला है। नंबर 3, एशियाई आर्थिक संकट 1997 और 98 तक तथा यूरोपीय आर्थिक मंदी 2008 में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को प्रस्तुत किया। नंबर 4, अमेरिकी सैन्य प्रधानता को 1991 में, खाड़ी युद्ध 2001 में, अफगानिस्तान में ऑपरेशन
एंड्यूरिका फ्रीडम 2003 में ऑपरेशन और इराकी फ्रीडम के माध्यम से महत्व मिला। नंबर 4, गैर राज्यकर्ताओं के भूमिका में बढ़ोतरी हुई है, जिसने वैश्वीकरण के आर्थिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्विक गैर सरकारी संगठन, मानवाधिकार, नारीवाद तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शामिल होते हैं। शीत युद्धोत्तर विश्व में आतंकवाद एक विश्वव्यापी व्यवस्था नकारात्मक गैर राज्यकर्ता है, जिसके स्वरूप में परिवर्तन देखा गया है। नंबर 6, पोस्ट ब्रेटन वुड व्यवस्था के रूप में विश्व व्यापार संगठन के मंच से उत्तर दक्षिण संवाद प्रभावी हुआ है। नंबर 7, विश्व में कूटनीति के नए प्रतिमान विकसित हुए हैं और नए प्रकार के शक्ति संतुलन निर्मित हुए हैं। ट्रैक 1 से ट्रैक 9 तक बहुस्तरीय कूटनीति, महासागरीय कूटनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में असंरचनात्मक कूटनीति, चेक बुक डिप्लोमेसी। क्वेश्चन, वैश्वीकरण को परिभाषित करना। वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारक, परिस्थितियां, वैश्वीकरण के आयाम, प्रकार, पक्ष, प्रसार, वैश्वीकरण के सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, वैश्वीकरण का भविष्य अब किस ओर, जो विश्व नहीं है वो विश्व जैसा बन जाए, वैश्वीकरण होता है। 1990 के दशक में शीत युद्ध के समापन और साम्यवादी विचारधारा के अवसान तथा बंद आर्थिक प्रणालियों के स्थान पर उदारीकृत मुक्त बाजार और विचारों की खुली प्रणाली ने जिस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है उसे वैश्वीकरण का नाम दिया। वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीतियों को प्रोत्साहन मिला, जिसे ब्रेटन वुड व्यवस्था में सुधार तथा पोस्ट ब्रेटन वुड व्यवस्था के निर्माण के रूप में जाना गया। वैश्वीकरण ने राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था और सरकारी नियंत्रणों में व्यापक कटौती को महत्व दिया, जिसके कारण नव उदारवादी आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण की वाहक बनी हैं। नव उदारवादी नीति में एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का परिष्कृत रूप है। 1980 के दशक में इसे ब्रिटेन और थेचरवाद और यूएसए में रिग्नोमिक्स बताया है। वैश्वीकरण के उत्तरदायी कारक 1991 से पहले के पॉइंट लिखे हैं। वैश्वीकरण के उत्तरदायी कारणों में नंबर 1, वैश्वीकरण आर्थिक नीतियों में खुलापन। नंबर 2, शीत युद्ध के वैचारिक संघर्ष में उदारवादी पूंजीवादी अमेरिका की विजय। नंबर 3, यूरोप के पूर्वी हिस्सों साम्यवादी नियंत्रित जैसे में आर्थिक सुधार और बाजार संस्थाओं के पुनर्निर्माण को महत्व। नंबर 4, 1990 तक अमेरिकी नेतृत्व में विचारधारा के अंत तथा इतिहास के अंत जैसे विचारों की वैश्विक लोकप्रियता, जो पूंजीवाद की भविष्योन्मुखी विजय को प्रस्तुत कर रहे थे। नंबर 5, 1990 के दशक तक अमेरिकी आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक प्रधानता को विश्व के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृति मिलना, जिसका प्रभाव साम्यवादी देशों पर भी दिखाई दे रहा है। साम्यवादी है राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था होगी। मीटिंग पॉइंट यूएसए और सलाद ब्लाउड इंडिया। वैश्वीकरण के आयाम। नंबर 1, आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण इसका मूल तत्व है। इसमें राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था और सरकारी नियोजन के स्थान पर बाजार केंद्रित और बाजार द्वारा निर्धारित आर्थिक गतिविधियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलने वाला महत्व, आयात निर्यात नीति का उदारीकरण, मुक्त व्यापार क्षेत्रों का निर्माण, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों के लिए पोस्ट ब्रेटन वुड व्यवस्था के रूप में विश्व व्यापार संगठन का निर्माण, आईएमएफ तथा विश्व बैंक में संरचनात्मक प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से विकासशील तथा अल्प विकसित राष्ट्रों पर केंद्रित आर्थिक सहायता की नीतियां इत्यादि। नंबर 2, राजनीतिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के इस स्वरूप के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के संबंधों में बढ़ोतरी, संप्रभुत्ता में स्थिरता, लचीलापन, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं के बारे में वैश्विक जनमत का निर्माण, लोकतंत्र के निर्यात जैसी संकल्पनाओं को महत्व, राजनीतिक सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए भू राजनीतिक और भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक सरकार के रूप में यूएनओ की भूमिका और प्रासंगिकता पर विचार, वैश्विक सुशासन और वैश्विक नागरिकता पर विचार विमर्श इत्यादि को महत्व। नंबर 3, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। एक देश या प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों,
रीति रिवाजों, प्रथाओं, रहन की शैलियाँ, आदतें और व्यवहार का विश्वव्यापी विस्तार। इसके अंतर्गत एक देश में रहने वाला जन समुदाय दूसरे देश के लोगों से वैचारिक आदान प्रदान, ज्ञान के प्रसार जैसे कार्यों में शामिल होता है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुसंस्कृतिवाद जैसे विषय प्रस्तुत होते हैं। ज्ञान आधारित और कला कौशल को प्रोत्साहन देने वाली सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स का प्रयोग होता है। हाल के वर्षों में भारतीय योग प्रणाली को वैश्विक मान्यता इसी सांस्कृतिक वैश्वीकरण का सूचक है। वेस्टफैलियन ट्रेडी 1648 राष्ट्र राज्य, राज्य भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, भावनात्मक राष्ट्र। वैश्वीकरण के प्रभाव। नंबर 1, सकारात्मक प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादों तथा बाजार की विश्वव्यापी सुलभता हुई है। उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया है। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वैश्विक समाधान को महत्व, जैसे पर्यावरण संरक्षण के सम्मेलन, लैंगिक न्याय पर महिलाओं के अधिकारों पर आधारित सीडो। 1979 में महिला अधिकारों पर सबसे बड़ी बहुपक्षीय अभिसमय भारत में ही हस्ताक्षर करता है। वैश्वीकरण के कारण स्थानीयता, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का जुड़ाव दिखाई देता है, जिससे समावेशी प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। वैश्वीकरण से प्रवासन के नियमों में छूट मिलती है, अतः रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाती है। आर्थिक संदर्भ में एकीकरण और तकनीक का संदर्भ प्रसारण और दोनों को मिलाकर वैश्वीकरण। इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता में राष्ट्र समूहों के मध्य और वैश्वीकरण के नीचे सामूहिकता और सामूहिकता के नीचे मानवीय संदर्भ और प्रवासन के नीचे जन साधारण का। नंबर 2, नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी, समृद्ध तथा निर्धन राष्ट्रों का अंतर, उत्पादों की गुणवत्ता तथा बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। वैश्वीकरण से संस्कृति साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन, जिसमें पश्चिमीकरण को वैश्वीकरण का प्राय माना जाता है, जो अंधानुकरण की प्रकृति को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण से विकसित राष्ट्रों की जीवन शैली विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से अपनाने से अनैतिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे वैवाहिक संस्थाओं में टूटन और अमेरिकी प्राधान्य उदार, सौम्य, नरम, सॉफ्ट, और दूसरी तरफ कठोर, अपीड़क, प्रपीड़क, बाध्यकारी या हार्ड। प्राधान्य का अर्थ है एक व्यवस्था से जुड़े मूल्यों, विचारों, संस्कृतियों और आर्थिक गतिविधियों को संपूर्ण विश्व या विश्व के अधिकांश हिस्सों के लिए प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत कर देना। प्राधान्य का जनक एंटोनियो ग्राम्सी। शानदार पृथकवाद 1776 से 1917 यूएसए द्वारा। अमेरिकी प्रधानता शीत युद्धकालीन और उत्तर शीत युद्धकालीन दो प्रसंगों में प्रस्तुत होती है। इस प्राधान्य के प्रमुख पक्ष राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रकार के हैं। अमेरिकी प्रधानता का पहला घटनाक्रम 1939 से 1945 तक की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण के रूप में देखा गया है। राजनीतिक प्रकृति का संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है और आर्थिक प्रगति के संगठन IMF, विश्व बैंक। 1945 से 1991 की अवधि में अमेरिका ने उदार पूंजीवादी वैचारिक ध्रुवीयता का निर्माण किया। इसके लिए आर्थिक और सैनिक संदर्भों को महत्व दिया गया। 1947 में अमेरिका ने साम्यवाद के परिशोधन की नीति अपनाई, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया, जिसमें यूनान तथा टर्की अमेरिकी नीति का केंद्र था। यूएसए का आर्थिक प्राधान्य 1947 में एक बार फिर मार्शल योजना के रूप में दिखाई दिया, जिसे यूरोपीय पूर्ण निर्माण कार्यक्रम कहा गया, जिसके केंद्र में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। यूएसए की सैनिक प्राधान्य की नीति 1949 में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को संगठित करते हुए नाटो के रूप में सामने आई।
सैन्य प्रधानता के रूप में 1954 में साम्यवादी चीन के नियंत्रण से दक्षिण पूर्व एशिया को सुरक्षित रखने के लिए SEATO शीटो दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्र संघ 1967 से एशियन बना। 1955 में मध्य पूर्व को साम्यवादी हस्तक्षेप से बचाने के लिए अमेरिकी सैनिक प्रधानता में सीनेटो सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1956 में यूएसए द्वारा आइजनहॉवर सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जो मध्य यूरोप में सैनिक प्रतिरक्षा के लिए यूएसए द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत था। यूएनए व यूएसएसआर दोनों ने मिलकर अमेरिकी प्रधान का आर्थिक संदर्भ 1970 के दशक में ब्रेटन वुड संस्थाओं की अकुशलता और उनमें भावी सुधार पर वाशिंगटन आमराय का निर्माण। इस कारण 1980 के दशक से अमेरिकी नव उदारवादी आर्थिक नीतियां ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के द्वारा अपनाए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में दिखाई दी, जिसमें 1990 के दशक में अमेरिकी प्राधान्य में एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को प्रस्तुत किया। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट स्टार्म के द्वारा इराक के कुवैत पर किए गए हस्तक्षेप के विरुद्ध अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की। इस घटनाक्रम और कालखंड को अमेरिका ने नए विश्व व्यवस्था का नारा दिया। 1995 में विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार समझौते और वस्तु, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए संवाद और विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया। वर्ष 2001 में 9/11 घटनाक्रम के पश्चात अमेरिकी सैन्य प्रधानता ऑपरेशन एंड यूरिका फ्रीडम के रूप में अफगानिस्तान में तालिबान समर्थित अल कायदा के विरुद्ध 2002 में इराक, ईरान तथा उत्तरी कोरिया को शैतान की धुरी के रूप में प्रस्तुत किया और कालांतर में इसका विस्तार सीरिया और लीबिया तक किया गया। 2003 में WMD व्यापक जनसंहार के हथियार का बहाना लेकर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। अमेरिका ने 2011 में लोकतंत्र के निर्यात को प्रस्तुत किया, जिसका प्रभाव यूनिशिया, लीबिया, मिस्र और यमन में तानाशाही नेतृत्व के परिवर्तन के रूप में दिखाई दिया और इसे अरब वसंत का नाम दिया गया। 2013 में इराक और सीरिया में कट्टरपंथी संगठन ISIS का उभार अमेरिकी प्राधान्य के लिए चुनौती बना तथा इस क्षेत्र में मध्य पूर्व अमेरिका के भूसामरिक हितों को हानि हुई। 2017 में ट्रंप प्रशासन के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों तथा 2020 और 21 में वैश्विक महामारी के प्रसार में अमेरिकी प्राधान्य के समक्ष चुनौती के साथ ही वैश्वीकरण के समापन पर बहस को पुनर्जीवित किया। अमेरिकी प्राधान्य का प्रतिरोध। शीत युद्ध कालीन और शीत युद्धोत्तर कालीन दोनों ही परिदृश्यों में अमेरिकी प्राधान्य को चुनौती प्रतिरोध प्रस्तुत हुई है। USSR ने अमेरिकी प्रधानता को सर्वप्रथम यूरोप के संदर्भ में चुनौती दी है। सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट के माध्यम से अमेरिकी प्रधानता को नाटो के संदर्भ में रोकने का प्रयास किया। वार्सा पैक्ट के माध्यम से पूर्वी यूरोप के दो देशों तथा पश्चिमी यूरोप में जर्मनी तक साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ाया गया। नंबर 2, शीत युद्धोत्तर काल में यूरोपीय संघ का निर्माण एकीकृत मुद्रा यूरोजोन के रूप में यूरोपीय संघ के साझा मूल्य और साझा प्रयास, लोकतंत्र, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण से अमेरिकी प्राधान्य को चुनौती दी। नंबर 3, चीन के वैश्विक उभार और क्षेत्रीय शक्ति से महाशक्ति बनने के क्रम में अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियां एशिया में जापान तथा यूरोपीय संघ के प्रभाव को चीन की आर्थिक शक्तियों ने प्रसंतुलित कर दिया और दूसरे देशों में निवेश तथा विनिर्माण के केंद्र में चीन ने अमेरिका को चुनौती प्रस्तुत की। दक्षिण चीन सागर में
चीन का सैनिक और आर्थिक दबाव तथा वन बेल्ट वन रोड की चीनी नीति महाद्वीपीय एकीकरण का भूसामरिक उदाहरण है, जिसने अमेरिका को नए गठबंधन बनाने के लिए बाध्य किया। यथा अमेरिका द्वारा भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ मिलकर क्वेड का गठन किया गया। वैश्विक महामारी के वर्तमान दौर में अमेरिका द्वारा एक सर्वमान्य हल निकाल पाने की असफलता ने अमेरिकी आर्थिक एवं कूटनीतिक प्रबंध के विकल्प अपनाने के लिए राष्ट्रों को प्रेरित किया है। 1945 से अब तक अमेरिका ने अनेक बार चैन के संघर्ष, वॉर ऑफ चाइस को आवश्यकता के संघर्ष, वॉर ऑफ नेसेसिटी के रूप में प्रस्तुत किया है। इनमें 20 वर्ष से ज़्यादा समय तक वियतनाम संघर्ष, 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान समर्पित आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष, 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम तथा 2011 में अरब स्प्रिंग प्रमुख रहे। परंतु जहां सैन्य संघर्षों में अमेरिकी सैनिक प्रधानता गोरिल्ला संघर्ष से पिछड़ गई और परिणाम स्वरूप इराक से अमेरिका की वापसी ने 2013 में इस्लामिक स्टेट को तथा 2021 में अफगानिस्तान से पूर्व वापसी ने तालिबानी आतंक को राज्य सत्ता से संयुक्त कर दिया। मध्य पूर्व में अमेरिका विफलता ने एक बार फिर सोवियत संघ के उस क्षेत्र में पूर्ण वापसी के रास्ते खोल दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में, इसमें 51 सदस्य राष्ट्र थे। मानवता की आशा, दूसरी तरफ सुदृढ़ता के पक्ष में भागीदारी। यूएनओ की स्थापना के पूर्ववर्ती घटनाक्रमों की प्रस्तुत कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के प्रयासों से एक वैश्विक संस्था की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 में 4 स्वाधीनताओं की घोषणा की। नंबर 1 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 उपासना की स्वतंत्रता, नंबर 3 भय से मुक्ति और नंबर 4 अभाव से मुक्ति। 1941 में लंदन घोषणा तथा 1942 में अटलांटिक चार्टर का अनुमोदन, 1943 में मास्को सम्मेलन, 1944 में मास्को सम्मेलन, 1944 में डम्बोर्ड ऑक्स सम्मेलन, यूएनए के अंगों की संरचना और उनकी शक्तियों का निर्धारण, 1945 में याल्टा सम्मेलन, सुरक्षा परिषद में वीटो का निर्धारण तथा 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर और यूएनए की स्थापना को औपचारिक स्वीकृति। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। चार्टर के अनुच्छेद में यूएनए के उद्देश्यों का विवरण। नंबर 1 सामूहिक प्रयासों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। नंबर 2 आत्मनिर्णय के अधिकार पर राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। नंबर 3 सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मानवीय क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान। नंबर 4 विवादों के समाधान के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना। कालांतर में निशस्त्रीकरण तथा नवीन अंतर्राष्ट्रीय 1 मई 1974 विश्व व्यवस्था की स्थापना भी उद्देश्यों में शामिल है। अनुच्छेद 2 नंबर 1 यूएनए के सिद्धांतों में छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की समान प्रभुसत्ता का सिद्धांत। नंबर 2 चार्टर में दिए गए उद्देश्यों का पालन। नंबर 3 किसी देश के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप। नंबर 4 चार्टर के विरुद्ध काम करने वाले किसी राष्ट्र से संबंध नहीं रखना। नंबर 5 जो राष्ट्र यूएनए के सदस्य ना हों उनसे भी विश्व शांति के नियमों के पालन की अपेक्षा करना। नंबर 6 प्रादेशिक अखंडता का राष्ट्रों के द्वारा सम्मान करना। सिद्धांत, साधन, उद्देश्य, साध्य। क्वेश्चन, महासभा की संरचना व प्रक्रिया बताइए। संयुक्त राष्ट्र का सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक प्रकृति से युक्त अंग यूएनए के सभी सदस्य राष्ट्र 1937 महासभा के सभी सदस्य हैं। महासभा के कार्यों में प्रक्रियागत एवं गैर प्रक्रियागत कार्यों का समावेशन।
महासभा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की संरचना तथा यूएनओ में नए सदस्यों को प्रवेश देने का कार्य सुरक्षा परिषद की व्यवस्था से करती है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के 15 न्यायाधीशों और सचिवालय के महासचिव के निर्वाचन में भूमिका। महासभा के निर्देशन में यूएनए का बजट, मानवीय कल्याण के कार्यक्रम यथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा, परमाणु अप्रसार के प्रयास तथा विशेष परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के प्रयास। 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव से महासभा को यह शक्ति मिली है कि किसी वैश्विक संकट में सुरक्षा परिषद की असमर्थता होने पर महासभा विशेष अधिवेशन बुला सकती है और सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती है। क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की संरचना तथा प्रक्रिया। सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रावधान। वीटो के पक्ष और विपक्ष में तर्क। भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा और उसका विरोध। यूएनए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग। इसका प्रमुख मुख्य दायित्व विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा राष्ट्र और गैर राज्यकर्ता राष्ट्रकर्ताओं के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना। सुरक्षा परिषद शक्ति संतुलन और ध्रुवीयता के विचार तथा सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा निकाय है। सुरक्षा परिषद की संरचना में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। 5 स्थायी सदस्य और राष्ट्र जिनको महाशक्तियों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और इनके वीटो के रूप में महत्वपूर्ण निर्णायक शक्ति प्राप्त है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और इनका भौगोलिक आधार पर विभाजन होता है, जैसे एफ्रो एशियाई से 5 राष्ट्र, पूर्वी यूरोप से 1 राष्ट्र, पश्चिमी यूरोप से 2 राष्ट्र, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई समूह से 2 राष्ट्र। सुरक्षा परिषद जिसके नियमित अधिवेशन होते हैं, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 4 प्रकार के माध्यम उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1, संघर्षग्रस्त राष्ट्रों को संवाद, वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करना। नंबर 2, किसी तीसरे पक्ष संस्था को मध्यस्थता के लिए आग्रह करना। नंबर 3, आक्रमणकारी दोषी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। नंबर 4, सामूहिक सैनिक कार्रवाई करना। क्वेश्चन, वीटो का परिचय देते हुए इसका मूल्यांकन कीजिए। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त महत्वपूर्ण निषेधाधिकार शक्ति, जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद में किसी भी गैर प्रक्रियागत मामले यथा विश्व शांति सुरक्षा, आतंकवाद, परमाणु परीक्षण, मानवाधिकार इत्यादि पर स्थायी सदस्य राष्ट्रों का सर्वसम्मत होना आवश्यक। किसी एक स्थायी सदस्य राष्ट्र की असहमति से प्रस्ताव का संपूर्ण रूप से अस्वीकृत हो जाना। वीटो के पक्ष में तर्क। नंबर 1, वीटो धारक महाशक्तियों के व्यवहार को अधिक दायित्वपूर्ण बनाने हेतु। नंबर 2, विश्व शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों में एकीकृत निर्णय का महत्व बताने हेतु। भारत वर्सेस पाकिस्तान में यूएसएसआर द्वारा। क्वेश्चन, वीटो के विपक्ष में तर्क। नंबर 1, महाशक्तियों में अधिनायकवादी निरंकुश प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। नंबर 2, स्वयं से संबंधित मामलों में महाशक्तियों को निर्णय लेने का अधिकार प्राकृतिक न्याय के विचार का उल्लंघन है और किसी भी संस्था की प्रभावशीलता और निष्पक्षता से जुड़ा विषय। क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद और भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क। नंबर 1, भारत विश्व का सबसे बड़ा संरचनात्मक समावेशी लोकतंत्र है और भारत को स्थायी सदस्यता से सुरक्षा परिषद सहित संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण में सहायता मिलेगी, क्योंकि अनेक बार सुरक्षा परिषद की संरचना और प्रक्रिया के कारण इसे गैर लोकतांत्रिक माना जाता है। नंबर 2, भारत की विदेश नीति की उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से साम्यता और समरूपता रखते हैं। ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता मिलना विश्व समुदाय में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों को दिशा देगा। नंबर 3, भारत पिछले 7 दशकों से अधिक समय से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तीसरा विश्व से जुड़े विषयों और समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील रहा है,
जिसमें रंगभेद, नव उपनिवेशवाद मुख्य रही है। साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व को यूएनओ में भी प्रस्तुत कर चुका है। अतः भारत की स्थायी सदस्यता तीसरे विश्व के उचित प्रतिनिधित्व का प्रतीक होगी। नंबर 4, भारत के पास यूएनओ के विभिन्न अंगों तथा अभिकरणों में कार्य करने का व्यापक अनुभव रहा है। स्वयं सुरक्षा परिषद में वह 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है। अतः स्थायी सदस्यता के रूप में मिलने वाले अधिकारों तथा दायित्वों का संतुलन और भूमिका के विविध पक्षों से भारत का पूर्ण परिचय है, जो सुरक्षा परिषद को अधिक कार्यकुशल बनाने में सहायक होगा। नंबर 5, भारत विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य शक्ति है तथा भारत के सामरिक प्रयासों का लक्ष्य सुरक्षात्मक रहा है। यहाँ तक कि भारत परमाणु ऊर्जा के भी शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थक है। अतः विश्व में आर्थिक समृद्धि, परमाणु अप्रसार जैसे प्रयासों के लिए यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता अपरिहार्य है। क्वेश्चन, भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में चुनौतियां। नंबर 1, सुरक्षा परिषद में चीन द्वारा वीटो का प्रयोग क्योंकि चीन एशिया में शक्ति संतुलन को स्वयं के पक्ष में रखना चाहता है, जबकि भारत एशिया में चीन को प्रति संतुलित करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, भारत अभी भी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो पाया है और दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों के साथ उसके भू राजनीतिक तथा भू सामरिक विवाद अधिकता में है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलना दक्षिण एशिया में असंतोष का कारण बन सकता है। नंबर 3, भारत वैश्विक मानव विकास के सूचकांकों और पर्यावरण, भ्रष्टाचार, जेंडर के संदर्भों में लगातार पिछड़ रहा है, जो उसके स्थायी सदस्यता के मार्ग की रुकावट है। नंबर 4, भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का संयोजन अनेक बार भ्रमपूर्ण स्थिति में रहा है, जिससे भारत को पड़ोस प्रथम से लेकर विस्तारित पड़ोस तक यूएसएसआर से निकटता से लेकर यूएसए का सहयोग जैसे प्रतिमानों में देखा गया है। अतः विदेश नीति के संदर्भ में निर्णयों की अस्पष्टता भारत के स्थायी सदस्यता के दावे को चुनौती प्रदान करती है। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों और कमियों पर आलेख तथा सुधार के सुझाव दीजिए। आंसर, उपलब्धियां। नंबर 1, विश्व शांति में निरंतरता। नंबर 2, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से बचाव। नंबर 3, शीत युद्ध का समापन। नंबर 4, तीसरे विश्व को राजनीतिक मान्यता। नंबर 5, मानव कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता से लागू करना। नंबर 6, वैश्विक आतंकवाद, शरणार्थी समस्या, मानवाधिकार हनन और लैंगिक मुद्दों पर अभिसमयों को लागू करना। यूएनओ की कमियां। नंबर 1, महाशक्तियों के व्यवहार में निरंकुशता की वृद्धि, वीटो के दुरुपयोग के संदर्भ में। नंबर 2, विकसित और विकासशील देशों में संसाधनों का अंतर बढ़ना। नंबर 3, परमाणु अप्रसार में आशाजनक प्रगति नहीं। एमपीटी तथा सीटीबीटी के बावजूद भारत उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान तक विस्तार हो गया है। नंबर 4, हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान आतंक की पुनर्वापसी और अफगानिस्तान में मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। नंबर 5, कोविड-19 की रोकथाम के संदर्भ में ग्लोबल इफेक्टिव एक्शन का अभाव, वैक्सीन राष्ट्रवादी कार्यक्रमों से वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रमों को नुकसान। भारत की विदेश नीति।